जोहार। इस वीडियो में मैं आदिवासी समाज, स्पेसिफिकली हो समाज की उत्पत्ति या उसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, ये जुवल नोआ हरारे की बुक सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के संदर्भ को लेते हुए बताने की कोशिश करूँगा। इसमें कहता है कि 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होमो सेपियंस का एवोल्यूशन के पश्चात पूरे दुनिया में इनका ही डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व स्थापित हुआ था। उसका मुख्य कारण था दिमाग का विकास। होमो सेपियंस को अपने खाना और रहने का जुगाड़ के लिए हमेशा शिकार करना पड़ता था, भागते रहना पड़ता था। शुरुआती दौर में होमो सेपियंस सिर्फ आहार श्रृंखला के पात्र मात्र थे। वे अपने से कमज़ोर जानवरों का शिकार कर लेते थे। शेर, चीता ये आहार श्रृंखला के शीर्ष पर थे, ये बादशाह थे। लेकिन आग के आविष्कार या नियंत्रण की सीख ने होमो सेपियंस को आहार श्रृंखला का बादशाह बना दिया। पहले कच्चे मांस को ज़्यादा देर तक चबाना पड़ता था, इसलिए उनके दांत बड़े बड़े होते थे और खाना पचाने में अधिक समय लगने के कारण उनके आंत लंबे होते थे। लेकिन दिमाग छोटा होता था। लेकिन आग के आविष्कार से अब वे पका कर खाने लगे। ऐसे में समय भी कम लगने लगा, साथ ही दांत और आंत दोनों छोटे हो गए, क्योंकि खाना पचाने में अब कम समय लगने लगा। इन सब प्रक्रियाओं से होमो सेपियंस का जो दिमाग यानी कि ब्रेन का साइज़ बड़ा होने लगा और ये सब इवोल्यूशन के तहत ही होता रहा। दिमाग का साइज़ बड़ा होने से उनके सोचने की क्षमता भी बढ़ने लगी। अपनी सोच को इस्तेमाल करके आपस में वो कोऑपरेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का आविष्कार होता है। मतलब किसी भी तरह से बोलने के लिए अपनी सामाजिक क्षमता और तेज़ दिमाग और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वे सामाजिक रूप से संगठित रहने की शुरुआत करते हैं। वे अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवरों को भी अब मारने लगे। इस तरह दिमाग का विकास ने होमो सेपियंस को आहार श्रृंखला का बादशाह बना दिया, क्योंकि वो पत्थरों का औजार बनाकर उनका शिकार करने लगे। ये भी रिसर्च में आया कि होमो सेपियंस दूसरे मानव सदृश जीवों के संपर्क में आए तो दो चीज़ें हुई होगी, या तो उनके साथ जीवन आगे बढ़ाया या दूसरे प्रजाति को मार कर समाप्त कर दिया। या दूसरा तरीका स्वाभाविक लगता है, क्योंकि अभी भी आदिवासी समुदाय पृथक रूप से ही वास करता है। जैसे कोल्हान, यहाँ सिर्फ वो समुदाय के लोग बसे हैं। अन्य आदिवासी समुदाय के साथ समाज कमोवेश एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो आज तक चल रहा है। एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी लड़की अगर हमारे हो समाज में शादी करती है तो उसको बहुत सारे गतिविधियों से दूर रखा जाता है। अदिंग जो हमारा पवित्र स्थल है उसमें घुसने की मनाही जीवन पर्यंत रहती है और उसको बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक चीज़ों से दूर रखा जाता है। जल जंगल ज़मीन का मालिकाना हक भी हम, और ये दूसरे जैसे संथाल समाज में भी ऐसे ही होता है। दूसरे आदिवासी समाज से ब्याह आदि होने से भी उसको बहुत सारे सांस्कृतिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि होमो सेपियंस ने दूसरे मानव सदृश जो जीवों को मारकर समाप्त कर दिया, क्योंकि उनके पास दिमाग का विकास हो चुका था। बढ़ती आबादी और खाने की तलाश और आग के आविष्कार ने होमो सेपियंस को हर तरह की जगहों में जाने के लिए प्रेरित किया और दुनिया के विभिन्न भागों में ये गए भी। जो दूसरे मानव सदृश थे अपने समाज के लिए ही रखते हैं, उनका दिमाग का विकास नहीं हो पाया होगा, जिस कारण कि वो होमो सेपियंस के सामने नहीं टिक पाए। मानव इस समय तक प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर रहता था और उसी पे विश्वास भी करता था। यह विश्वास जंगल के रूप में, नदी के रूप में, पहाड़ी के रूप में या पेड़ के रूप में, जानवर के रूप में साक्षात होती थी। इसे ही हम प्रकृति की उपासना कह सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के पश्चात यहाँ पर विभिन्न तरह के मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुए। मसलन इलेक्ट्रॉन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हिग्स फील्ड आदि पहले से ही मौजूद थे। प्रकृति के अलग अलग लोकेशन में इन फील्ड को होमो सेपियंस भी महसूस करते थे। कालांतर में इन सुपर नेचुरल पावर के एहसास को डर के रूप में देखा जाने लगा। इस डर ने होमो सेपियंस को एकजुट और संगठित करने का काम किया। फिर इन अदृश्य शक्तियों को कहानी के रूप में बताया जाने लगा। यहीं से पहली दफ़ा होमो सेपियंस के बीच एक इमेजिनरी मिथ यानी काल्पनिक मिथक का जन्म होता है। विभिन्न मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति विद्यमान तो थी, लेकिन उसे अब कहानी के रूप में व्यक्ति सरी के स्वरूप में कहा जाने लगा। उसे आदिवासी हो समाज के विश्वास के अनुसार बोंगा कहा गया। यह वह ताकत थी
जो दिखती नहीं थी लेकिन अपनी ताकत का एहसास समय समय पर करा देता था। विज्ञान के हिसाब से भी देखें तो यदि हम विशेष चुंबकीय क्षेत्र में होते हैं तो उसका एहसास हमें भी होता है। इसी अदृश्य शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। मसलन हो समाज में सिंह-बोंगा को ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान के रूप में महसूस किया गया, तो देसावली, जायरा, गुआ-बोंगा, पावनी इत्यादि को किसी क्षेत्र विशेष की शक्ति के रूप में। मृत व्यक्ति की आत्मा को भी कालांतर में सम्मान मिला, जहाँ से आदिवासी हो समाज में हाम हो दुम हो की उपासना शुरू होती है। इस तरह प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को अलग अलग नाम देकर उन्हें खुश रखने के लिए पूजा उपासना की शुरुआत होती है। अदृश्य शक्तियों की ये सब बातें कहानी के रूप में ज़्यादा प्रचलित हो रही थी, और चूंकि इन कहानियों के चलते लोग संगठित और एकजुट भी हो रहे थे, इसलिए लोगों को यह अपने लिए सही लगा और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कायदे कानून भी तय होने लगे। यह सभी जंगल में तय हो रहा था। आदमी अभी तक खेतीबाड़ी की जमीन में प्रवेश नहीं किए थे। दिमाग का विकास के बाद दूसरी बड़ी क्रांति होमोसेपियंस की जिंदगी में कृषि क्रांति आई। जनसंख्या बढ़ने के कारण जंगल के जो कंदमूल, फल फूल और शिकार आदि कम होने लगे। भोजन की कमी का हल निकला कि कुछ लोग अब जंगल से निकलकर खेतीबाड़ी की जमीन में प्रवेश किए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कमोवेश एक ही समय खेती की शुरुआत हुई। जैसे टर्की में गेहूं, चावल और बाजरा आदि की खेती शुरू हुई, तो उत्तरी अमेरिका में मक्का और बीन्स की खेती हुई। दक्षिण अमेरिका में आलू, तो अफ्रीका में बाजरा और चाइना में चावल और बाजरा उगाया जाने लगा। इन सब जगहों में खेती शुरू होने के मुख्य कारण यह भी था कि इन जगहों में खेती में सहयोग दे सकने वाले जानवर उपलब्ध थे, जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़, भैंस, सूअर इत्यादि। शुरुआत में ये जंगली ही थे, लेकिन कालांतर में उन्हें पालतू बना लिया गया। खेती के लिए उपयोगी जमीन तैयार करने की प्रक्रिया में ही हम हो समुदाय के लोगों ने मानम चलूनम बोंगाबरू की खोज की, यानी प्रकृति के उन शक्ति स्थलों को जो गांव क्षेत्र में आते हैं, उनका प्रभाव जीवन प्रणाली में विश्वास की गहराई तक है। इस तरह लोग अब दोहरी वास्तविकता में जीने लगे। एक तो प्रकृति, पहाड़, नदी, नाला, पेड़, जानवर आदि वास्तविक चीज़ें, तो दूसरी तरफ भोंगा के रूप में एक विश्वास। इस तरह लोग दोनों वास्तविकताओं को साथ लेकर जीवन जीने लगे। लेकिन इसी बीच भोंगा के रूप में कई इमेजिनरी मिथ यानी काल्पनिक मिथकों को भी जन्म दिया। चूँकि यह दिखता नहीं है, सो कई कहानियाँ बननी शुरू हुई। उसी में से इसका स्वरूप भी अलग अलग होता रहा। मूल भोंगा तो वही रहे, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति पर अनेक भोंगाओं की कहानी बनती रही, लोग मानते भी रहे। जंगल से मैदानी इलाकों में खेतीबाड़ी के ज़मीन में प्रवेश करने से जनसंख्या इसलिए भी बढ़ने लगी क्योंकि जंगल में जीवन था, तो शिकार और सुरक्षा के लिए हमेशा भागते रहना पड़ता था। सो बच्चे ज़्यादा नहीं हो पाते थे, या यूँ कहें मोर्टलिटी रेट ज़्यादा होती थी। लेकिन खेतीबाड़ी के ज़मीन में प्रवेश से वे एक जगह पर रहने लगे और सुरक्षित भी। ऐसे में महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगे, और जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो शुरुआत में जो व्यक्ति इमेजिन्ड रियलिटी का वाहक होता था, वही लोगों को अच्छे बुरे के बारे में बताता था और ज़रूरत पड़ने पर आपसी विवाद का निपटारा भी करने लगा। हम अपने हो समाज में उसे ही द्यूरी के रूप में मानते हैं। हम जानते हैं कि द्यूरी कटपतुरुप यानी उपवास की विशेष विधि के तहत अपने कर्मों को अंजाम देते हैं, तो जनसंख्या बढ़ने पर विवाद भी बढ़ने लगा। ऐसे स्थिति में द्यूरी ने गांव में ही किसी योग्य समझदार व्यक्ति को गांव का अगुवा बनाने का प्रस्ताव करता है। अब यही व्यक्ति गांव समाज को राजनीतिक तौर पर शासन करने लगा। यहीं से राजनीतिक व्यवस्था, मुंडा और बड़े इलाकों में जाकर मानकी की शुरुआत होती है। यह व्यवस्था आगे चलकर सामान्य इलाकों में राजा के साम्राज्य के रूप में भी विकसित हुआ। लोगों को शासन करने के लिए नियम और कायदे बने। इस तरह समाज की बुनियाद खड़ी हुई। उसके बाद गांव विकसित होने लगा। अदृश्य शक्तियों की कहानी को अगले पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाता रहा। जंगल के जीवन में मांस, फल और कंदमूल खाकर सभी न्यूट्रिएंट उन्हें मिल जाते थे, लेकिन खेती के जीवन में आने पर न्यूट्रिएंट की कमी होने लगी। क्योंकि खेती में जो उपजाते वही खा सकते थे। यहाँ पर भी वही आभासी न्यूट्रिएंट से लोगों को खुश रखा जाने लगा। यूँ कहें कि आप ये खा लिए तो आपका पेट भर गया, भले न्यूट्रिएंट ना हो पूरा। जंगली जीवन में मौसम पर वे आश्रित नहीं थे, लेकिन खेती के लिए वे पूर्णतः मौसम पर आश्रित हो गए। अब न्यूट्रिएंट की कमी से आदमी कमज़ोर होने लगे, जिस कारण जानवरों के संपर्क और मौसमी बदलाव से बीमारियां फैलने लगी।
इन नकारात्मक बदलावों के बाद भी आदमी वापस जंगल के जीवन में नहीं जा पाया, क्योंकि यह बदलाव लंबे समय के क्रमिक विकास से हुआ था और आदमी वास्तव में जीने के नए तरीकों का मजा भी लेने लगे थे। आदिवासी जीवन कमोवेश उन्हीं प्रकृति के विश्वास को आज भी कायम रखा हुआ है और धार्मिक से ज़्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जी रहा है। आदिवासियों की कई सारी बातें गैर आदिवासियों ने अपने शोधों और किताबों में लिखी जरूर है, लेकिन उन्हें जब हम अपनी संस्कृति से तुलना करते हैं तो वह कुछ और ही लोगों की बात लगती है। कारण यह है कि हमारी भाषा और बोलने की शैली को पकड़ना सिर्फ अपने समाज के लोग ही कर सकते हैं और जिन्हें अपनी संस्कृति की समझ भी हो। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी संस्कृति की बात अपने तरीके से हम रखें, और चूँकि हम इंजीनियर हैं तो विज्ञान की समझ को अपने संस्कृति में स्थापित करते हुए चलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जोहार।